केसेस मेरे सामने एक साथ आए और मुझे लगा कि इन मुद्दों पर बात होनी ही चाहिए। सोसाइटी में इस तरह के मुद्दों पर नॉर्मली बात नहीं होती है, लेकिन मैं कुछ बातें आपके सामने रखता हूँ जिससे हमें पता चलेगा कि हमारा समाज किधर जा रहा है और हम किन विषयों पर बात कर रहे हैं और वहाँ चर्चाओं का जो आ, आलम है वो क्या है। हम अलग-अलग जगह पर अलग-अलग मुद्दों पर अलग-अलग राय रखते हैं, लेकिन जिन मुद्दों की बात मैं अभी करने वाला हूँ, उन पर आपकी राय अलग नहीं हो सकती और अगर है तो ज़रूर कमेंट में लिखिएगा। एक केस मेरे सामने आया कानपुर से, मतलब एक लड़का है एडवोकेट प्रियांशु श्रीवास्तव। वो अ, वकील बनने की दिशा में कानपुर की कचहरी में डेली आता है जाता है, किसी वकील के अंडर में काम कर रहा है और वो वहाँ की सबसे ऊंचली मंजिल से कूदकर जान दे देता है। साथ में एक 2 पेज का सुसाइड नोट लिखता है और कहता है कि पापा जीत गए हैं, पापा को उनकी जीत मुबारक हो, उन्होंने मेरा जीना मुश्किल कर दिया था और उनके साथ जो मेरे रिश्ते हैं वो इस मुकाम पर पहुंच गए हैं कि अब मेरा जीना मुश्किल हो गया है और अब मैं और सहन नहीं कर सकता। साथ ही एक केस आता है कुरुक्षेत्र के प्रेम नगर से, जहां एक 30 साल का मतलब रेलवे में काम करने वाला व्यक्ति, 28 साल की उसकी पत्नी है और एक 3 साल की उनकी बेटी है जिसके दिमाग में पानी भर गया है, जिसका मुझे पूरा यकीन है कि जो बच्चों को लगने वाली वैक्सीन है उसका ही साइड इफ़ेक्ट है। सिस्टम तो जिम्मेदारी लेगा नहीं, इलाज इतना महंगा होता है। हालांकि सरकारी नौकरी पर रहने वाले आदमी को इलाज मुफ्त मिल जाता है, लेकिन बच्चे का दर्द हर किसी से देखा नहीं जाता और वो पहले अपने बच्चे को फांसी पर लटका देते हैं और बच्ची को फांसी पर लटकाने के बाद फिर दोनों खुद अपनी जीवन लीला समाप्त कर लेते हैं। साथ में बताते हैं कि हमने ये क्यों किया। वहीं कुरुक्षेत्र की ही एनआईटी में महीने भर में 3-4 बच्चों ने सुसाइड कर लिया और वहाँ जिम्मेदार जो अधिकारी है वो मीडिया के सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहता है कि सोशल मीडिया इसका जिम्मेदार है। अब पहली 2 घटनाओं में सोशल मीडिया कहीं नहीं है, परंतु तीसरी घटना में सोशल मीडिया का जिक्र इसलिए किया ताकि जिम्मेदारी से भाग सके सिस्टम। और तीनों के केस अलग-अलग हैं। यहाँ एक केस में बच्चे को गलत इंजेक्शन लगा, बच्चा बीमार हुआ और माँ-बाप उसकी उसकी तकलीफ़ को सहन नहीं कर पाए क्योंकि यहाँ के डॉक्टर्स के पास उसका इलाज नहीं है। एक तकलीफ़ ऐसी है जिसमें पिता को मतलब बच्चे के साथ रिलेशंस कैसे रखने हैं, इस बात की कोई चर्चा कभी समाज में नहीं हुई, जिसका खामियाजा भुगतना पड़ा एक बच्चे को। वहीं तीसरे केस में सिस्टम ने पढ़ने वाले बच्चों को इस कदर अकेला कर दिया। अब ये देखिए, चाहे सोशल मीडिया का रीज़न उन्होंने बता दिया, लेकिन ऑनलाइन सब कुछ करना है, अगर डिजिटलाइज सब कुछ करना है, अगर मोबाइल जेब में है और स्मार्टफोन में एप्लीकेशंस डाउनलोड कर सकते हैं तो सोशल मीडिया तो रहेगा ही। और अगर सोशल मीडिया को वो ब्लेम कर रहे हैं तो सीधे सीधे डिजिटल इंडिया को ब्लेम कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पर चिट्ठी लिख करके ये नहीं बता रहे हैं कि उन लोगों को, जैसे प्रधानमंत्री बकवास करता रहता है डिजिटल इंडिया के नाम पर, तो उसको कभी नहीं कहेंगे कि भाई तुम ये जो कर रहे हो इससे बच्चों की ज़िंदगी बर्बाद हो रही है, परंतु जिम्मेदारी आ जाएगी बच्चों के ऊपर कि वो लोग नहीं करते हैं। पर उनके लिए आपने छोड़ा क्या है? रात को बहुत चमकते हुए ठेके जो हैं सड़क के ऊपर, जैसा लगता है जैसे वो नए नौजवान बच्चों को इनविटेशन दे रहे हों। सड़क पर चलते हुए व्यक्ति को दूर से इनविटेशन आ रहा हो। मैं चंडीगढ़ में देखता हूँ कि हर सेक्टर के अंदर जहाँ भी ठेका है, बहुत खूबसूरत लाइटनिंग वहाँ करने की कोशिश वो करते हैं और दूर से ही दिख जाए कि यहाँ पर ठेका है। यही काम हाईवे पर होने मतलब एस्टैब्लिश ठेकों के बीच है। ऐसा लगता है जैसे वो कह रहे हैं कि एक नज़र इधर भी अगर दौड़ा ही दी है तो एक बार आकर के चेक कर ही जाओ कि क्या सीन है। वहीं दूसरी ओर बच्चों को किताबें भी वो ऑनलाइन प्रोवाइड कर रहे हैं, आपको सब कुछ ऑनलाइन दे रहे हैं, खाना भी कह रहे हैं तुमको ऑनलाइन देंगे
और एक भी चीज़ की शुद्धता की गारंटी नहीं है। साथ में शिक्षा के नाम पर केवल रटना 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 रटना, इसके अलावा कुछ नहीं दे पा रहे हैं, तो जो कि बच्चों में स्ट्रेस बढ़ रहा है। और पढ़ने के बावजूद बच्चा क्या करेगा अपनी ज़िंदगी में, इसका ना तो माँ बाप को पता है और ना ही टीचर्स को मालूम है। और अथॉरिटीज़ अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। नेताओं को जल जंगल ज़मीन बेचने से ही फुर्सत नहीं है। अधिकारियों को पैसा बना करके नई नई कोठियाँ और बड़े बड़े बैंक बैलेंस भरने से फुर्सत नहीं है। तो बच्चों की तरफ देखने की जिम्मेदारी जिसकी है, उसके पास समय नहीं है। माँ बाप अपना पैसा कमा करके अपनी ईएमआईज़ भरने की दौड़ में और अपना शोशेबाजी दिखाने की दौड़ में लगे हुए हैं। और वहीं पर दूसरी तरफ बच्चे अकेलेपन का शिकार होकर, हर बच्चा मोबाइल या किसी स्क्रीन में उलझा हुआ है। और सोसाइटी के पास आपस में बातचीत करने के लिए ना तो टॉपिक है, बच्चा टॉपिक में कहीं नहीं है। उनके पास गॉसिप्स में मतलब नई नई किटी पार्टीज़ हैं, अमीरों के यहाँ पर चले जाओ तो उनके अलग चोंचले हैं, उनके नए नए ड्रेस है, ब्रांड हैं। और गरीबों के यहाँ देखो तो उनके घर टूट रहे हैं, उनका उनका जीना मुश्किल हो रहा है, हर चीज़ महंगी होती जा रही है और वो कर्जे में दबते जा रहे हैं। गाँव का प्रत्येक व्यक्ति कर्जदार हो चुका है ऑलरेडी, और उस कर्जे की प्रक्रिया में वो इस हद तक मतलब डूब चुका है कि अब सब ऐसा लग रहा है जैसे हर व्यक्ति की जो ज़मीन है, मकान है, दुकान है, वो सब गिरवी होने वाला मतलब हो चुका है। अब तो सिर्फ नीलाम होना बाकी रह गया है। क्योंकि बैंकिंग सिस्टम में जो लोग फंसे हैं, बैंक वालों ने एक पूरा प्लान करके रखा हुआ है। डिजिटल होने की वजह से, सब कुछ आधार कार्ड होने की वजह से बैंक वालों को अभी मालूम है कि इस बंदे के ऊपर कितना कर्जा है और अभी ये कितना कर्जा और सहन कर सकता है। और यदि इस बंदे को इतना कर्जा और दे दिया जाए तो अब ये जो व्यक्ति है, ये कितने टाइम में इस हालत में पहुंच जाएगा कि ये ईएमआई चुकाने की हालत में ना हो, ताकि फिर कॉल्स पे कॉल आ जाए। अदरवाइज़ जब तक आप ईएमआई ठीक से भर पा रहे हैं, आपके पास हर दूसरे दिन एक कॉल आएगी कि आपको और लोन लेना है, आप और टॉपअप करवा लीजिए, आप और टॉपअप करवा लीजिए। तो हर व्यक्ति को क्रेडिट सिस्टम में ला करके सोशल क्रेडिट स्कोर में लेकर के आया जा रहा है। यहाँ तक कि जिसका लोन लेने का कोई गुंजाइश नहीं है, उसको कह रहे हैं तुम रेडी के लिए ले लो, स्मार्ट स्केल इंडस्ट्री के लिए ले लो, तुम स्टार्टअप इंडिया के लिए ले लो, तुम भैंस पे ले लो, तुम बकरी पे ले लो, तुम पुराने ट्रैक्टर पे ले लो, पुराने कार पर ले लो, घर पर ले लो, कपड़ों पर ले लो, अपने आधार कार्ड पर ले लो, 10th की डीएमसी पर ले लो। वो सबको क्रेडिट स्कोर में लेकर के आना चाह रहे हैं, ताकि हर व्यक्ति की जो पैसा है, उस पैसे के साथ जो असल वैल्यू जुड़ी हुई थी, जो पेपर करेंसी एक्ट 1882 के हिसाब से भारत के 1 रुपये की वैल्यू 777 मिलीग्राम सोना है, उसको गायब करके और सिर्फ एक डिजिट में तब्दील कर दिया जाए। अब हालत ये देखिए देश के लोगों की मूर्खता और बुज़दिली की, कि उनका पैसा बैंक में पड़ा है और उन्हीं को कहा जा रहा है कि तुम निकलवा नहीं सकते। अपने ही खाते में पड़े हुए पैसे पूछने का पैसा लेना लग गए हैं। उनके बाप दादाओं की ज़मीन पर बनी हुई सड़क पर चलने का पैसा देते हैं। मूर्खता की ये हालत हो गई है। तो अब आप इससे समझ सकते हैं कि जब हम लोग अपनी ही चीज़ का, अपनी ही बात का जवाब नहीं मांग सकते हैं, तो अगली जनरेशन के लिए हमारे पास क्या प्लान है, इस विषय पर चर्चा करने की अक्ल उन लोगों को कहाँ से आएगी जो लोग अपने ही पैसे को मतलब बैलेंस पूछने का पैसा दे रहे हैं, या अपनी ही सड़क पर, अपनी ही ज़मीनों पर चलने का पैसा दे रहे हैं। बहुत क्रिटिकल सवाल है। आपको ये बताना है कि आपको क्या लगता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आने वाले समय में माँ बाप कभी बैठ कर के इस बात पर चर्चा करें कि जिस बच्चे की पढ़ाई पर वो 25 साल ख़राब कर रहे हैं, और उस 25 साल की पढ़ाई में मतलब 25 छोड़िए, अगर 12वीं तक का भी हिसाब लगाएं और साल का 1 लाख रुपया खर्चा लगाएं मिनिमम, तो 15 लाख रुपया एक बच्चे पर खर्चा लगभग 12वीं तक कर देता है माँ बाप, सिर्फ फीस और किताबों पर। बाकी ट्यूशन्स और एक्स्ट्रा आना जाना, ट्रांसपोर्ट, वो तो अलग से हो जाएगा। तो इस 15 लाख रुपए में वो जो स्कूल के टीचर्स हैं, वो जो दुकानें हैं, वो क्या देती हैं आपके बच्चे को? क्या उन्होंने आपके बच्चे को खाना सिखाया, खाना बनाना सिखाया? क्या आपके बच्चे को रहना सिखाया? क्या स्ट्रेस मैनेजमेंट सिखाई? जीवन में कुछ ऊंच नीच होती है, रिश्ते अगर बिगड़ते हैं तो क्या वो रिश्ते सुधारने सिखाए? वो अपना जीवन यापन कैसे करेगा? अगर उसे किसी की नौकर बनने की अगर उसकी गुंजाइश ना रही और उसको किसी ने अगर नौकर नहीं बनाया, तो वो अपना जीवन कैसे गुजारेगा? क्या इसकी कोई ट्रेनिंग दी? क्या उसके माँ बाप के पास इतना समय था कि वो समाज के साथ मिलकर अपने बच्चे के लिए एक ऐसा समाज बनाए जिसमें कम से कम वो सुरक्षित तो हो, कम से कम वो खुश तो हो, अगर पैसा उसके पास नहीं है तो
तो इस तरह की जो सवाल हैं वो उस बच्चे को क्योंकि अकेला बना देते हैं और लगता है कि संसार में, दुनिया में उसके साथ कोई है नहीं, तो इसलिए वो अपनी जीवन लीला समाप्त करने को एक बेटर ऑप्शन मान लेते हैं। और ये बहुत मैं समझता हूँ बहुत दर्दनाक है। और इस तरह की खबरें सुनकर मुझे लगता है हमें इस कोर्स को शुरू करना चाहिए, सोसाइटी में इस तरह की बातों को लेकर आना चाहिए कि भाई हालात ख़राब हो रहे हैं, क्या हम इन हालातों पर आंख मूंद कर बैठ जाएं या इस पर चर्चा करें। चर्चा करेंगे तो कम से कम बड़ी पीढ़ी अपनी गलती मानेगी, बड़ी पीढ़ी गलती मानेगी तो सुधार करने के चांसेस हैं। अगर हम गलती ही नहीं मानेंगे तो सुधार कैसे करेंगे? बच्चे को कैसे मालूम है उसको क्या करना है ज़िंदगी में? स्कूल माँ बाप ने दिया, ये सड़ा हुआ सिस्टम माँ बाप ने दिया, ये ब्यूरोक्रेसी माँ बाप ने दी, ये लठ मारते हुए पुलिस वाले, ये लूटते हुए तंत्र, ये बाज़ार में चले जाओ, एक ढाबे पर, एक हॉस्टल में, एक पीजी में रिफाइंड के अलावा पाम ऑयल और कॉटन सीड ऑयल जो कि उस बच्चे को नपुंसक कर रहा है, कुछ भी खाने का मतलब आप किसी खाने की दुकान में चले जाइए शहर में, एक सिंगल आइटम भी हेल्दी नहीं है। तो अगर आप ऐसा समाज ही नहीं दिया आपके बच्चे को कि जो खाने की एक आइटम भी हेल्दी ना हो, तो आप सोच कर देखिए कि जिस बच्चे ने खाना ही ढंग से नहीं खाया है, जिसको खाना ही नहीं आता है, जिसको सोना नहीं आता, उठना नहीं आता, बैठना नहीं आता, क्या पढ़ना है ये नहीं पता, कितना पढ़ना है ये नहीं पता, क्या करना है ज़िंदगी में ये नहीं पता, और कोई सिखाने वाला भी नहीं है, उससे आप क्या उम्मीद करते हैं कि बड़ा होकर के वो क्या बनने वाला है? तो इट्स अ सिचुएशन जहाँ मुझे लगता है कि जिन लोगों को इसकी अक्ल है उन लोगों को बैठकर बात करनी चाहिए। अपन जेएसएम में, निडर जेएसएम में एजुकेशन की जो ट्रेनिंग है पेरेंट्स की, इसको कंटिन्यूसली कर रहे हैं। 24 को आज अपनी ट्रेनिंग ख़त्म हुई है शिमला से, और अभी हम नेक्स्ट मंथ में एक ट्रेनिंग और करने वाले हैं। तो जिन जिन पेरेंट्स को अपने बच्चों की पेरेंटिंग पे और एजुकेशन पे और उनको एक खुशहाल ज़िंदगी देने के लिए बात करनी है, उन सबका भी स्वागत है। और मुझे जो 3 केसेस मैंने आपसे शुरू में डिस्कस किए थे, उन पर आपकी क्या राय है और क्या कर सकती है सोसाइटी, और अभी हमें क्या करना चाहिए कि फ्यूचर में कोई बाप अपनी बच्ची को खुद अपने हाथ से ना मारे। मतलब आप सोच कर देखिए कि किसी बाप को कोई 3 साल की अपनी बच्ची को अपने हाथ से मार दे, या कोई बच्चा सिर्फ इसलिए अपनी जान दे दे कि उसके बाप के साथ रिश्ते इस हालत में पहुंच गए हैं कि बाप उसे धक्के मारकर घर से बेइज्जत करके निकालने की, जलील करने की बात करता, और वो बच्चा इस लेवल पर पहुंच जाता है कि अपने बाप की डांट को जलालत समझकर अपनी जान दे देता है। और कोई बच्चा अपने पेपरों में कम नंबर आने को लेकर के, अभी कोटा से आत्महत्याओं की खबरें आने लगी तो कोटा से इंस्टीट्यूशंस ने अपने सेंटर उठा करके सीकर में शिफ्ट कर लिए, और अब सीकर में जा करके अब माँ बाप अब लुटने के लिए, अपने बच्चों को बिल्कुल बलि का बकरा बनाने के लिए अब सीकर में टक्कर मारने लग गए। रोज़ उनके नए नए सेंटर अलग अलग शहरों में खुलते हैं, और ये दुकानें उनके बच्चों के दिमाग को प्रेशर कुकर की तरह बनाई जा रहे हैं, और हम लोग उसमें उनके भोक्ता बन करके, उनके कस्टमर बन कर, उनके क्लाइंट बन करके हम अपने बच्चों को उनके इस गंदगी में धकेलते जा रहे हैं। तो आई होप कि हम समझेंगे, आई डोंट नो कब समझेंगे, पर जब तक चर्चा चलती रहेगी तब तक उम्मीद बनी रहेगी कि कभी ना कभी तो हमारे लोगों को समझ में आएगा। तो लेट्स सी, आप बताइए कमेंट करके कि क्या हम कर सकते हैं सोसाइटी के एक अभिन्न अंग होने के नाते, और हमारा क्या रोल हो सकता है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार।